Hey friends, what's up? Welcome to my YouTube channel Make the world of mechanical engineering contents. Today we are going to learn new topics of mechanical engineering materials. Let's get started. We were discussing about the different types of or different compositions of the bearing materials, among which we had discussed about the white metal or Babbitt metal. In this session we are going to study about the copper based bearing alloys. सो अगर हम इसमें कॉपर बेस्ड बेरिंग अलॉयज़ की बात करते हैं तो इसमें अगेन फिर से चार अलग अलग टाइप्स हैं, चार अलग अलग कंपोजिशंस हैं, जिसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है प्रॉपर्टीज़ का, बट जो मेजर इंग्रेडिएंट है उसका या फिर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका वो कॉपर है। कॉपर के साथ टिन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, लीड हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है या आयरन हो सकता है, लेकिन मेजर जो पोर्शन कवर करेगा वो कॉपर करेगा। इसीलिए इस टाइप का जो अलॉय है, इस अलॉय को कॉपर बेस्ड अलॉय कहा जा रहा है। इसमें फर्स्ट टाइप, सबसे पहला अगर हम बात करते हैं इसमें टाइप के कॉपर बेस्ड अलॉय के, वो है हार्ड बेरिंग ब्रोंज। किसे कहेंगे हार्ड बेरिंग ब्रोंज? ऐसा अलॉय जिसके अंदर 85% कॉपर और 15% टिन है। सो मेजर पोर्शन क्या है वहाँ पर? 85% तक क्या है वहाँ पर? सिर्फ कॉपर है। क्योंकि इसके अंदर कॉपर का प्रेजेंस ज़्यादा है, इस वजह से ये थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा, और सॉफ्ट रहने की वजह से टेंसाइल स्ट्रेंथ है इसमें 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर से लेकर 700 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक हो सकती है। ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको कहाँ पे मिलेगी? उन जगहों पर जहाँ पे मटेरियल आपका सॉफ्ट और डक्टाइल है, वहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। जहाँ पे मटेरियल हार्ड और ब्रिटल होता है, वहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, कॉपर, जो प्योर कॉपर होता है, वो नेचर में सॉफ्ट और डक्टाइल होता है या फिर मैलिएबल होता है। डक्टाइल एंड मैलिएबल होता है। अब इसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए, थोड़ी सी हार्डनेस लाने के लिए टिन ऐड किया जा रहा है 15% तक। उसके बावजूद हार्ड बेरिंग ब्रोंज के अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ हमको मिल जाती है वो 200 से लेकर 700 न्यूटन पर mm के बीच में मिल जाती है। दूसरा जो टाइप है कॉपर बेस्ड अलॉय का, उसको कहा जाता है टिन ब्रोंज। किसे कहेंगे टिन ब्रोंज? जिसके अंदर 5% से लेकर 20% तक टिन होता है, 1% फास्फोरस होता है, और रिमेनिंग जो रहेगा वो कॉपर रहेगा। इस मिक्सचर को कहेंगे टिन ब्रोंज alloy. This metal is used in such bearings which have to undergo a high load with low speed. टिन ब्रोंज से बने हुए कंपोनेंट्स कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं? जहाँ पे लोड ज़्यादा आने वाला है लेकिन स्पीड जो है वो स्पीड कम रहने वाली है। ठीक है। देन उसके बाद थर्ड टाइप की अगर हम बात करते हैं तो वो है लीड ब्रोंज। इसके कंपोजिशन की अगर हम बात करेंगे तो 80% तक कॉपर रहेगा, 10% तक टिन रहेगा और 10% लीड रहेगा। और इसके एंटी फ्रिक्शन इसके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगा, मतलब फ्रिक्शन को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी ज़्यादा रहेगी इस मटेरियल के अंदर, इस अलॉय के अंदर। और इस अलॉय को उन जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना डिफ़िकल्ट होता है या डाउटफुल होता है। बहुत अंदर की, अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा मैकेनिज्म है, कोई एक ऐसी मशीन है जिसमें ऑयलिंग करने के बावजूद गारंटी नहीं है कि ऑयल अगर हम ऊपर से डालते हैं तो वो नीचे तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, निचले हिस्से तक, लोअर मोस्ट पोर्शन तक वो जो है ऑयलिंग लुब्रिकेंट ऑयल रीच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा।
तो जहाँ पे लुब्रिकेशन डाउटफुल होता है उन जगहों पर लीड ब्रोंज अलॉय का इस्तेमाल किया जाता है बियरिंग्स को बनाने के लिए। देन फोर्थ टाइप की अगर हम बात करते हैं कॉपर बेस्ड अलॉय के, वो है एल्यूमिनियम ब्रोंज। इसका कंपोजिशन किस तरीके से होता है, इसमें रहेगा 8% से लेकर 11% तक एल्यूमिनियम, 3% से लेकर 7% तक आयरन, और रिमेनिंग बचा हुआ जो हिस्सा रहेगा वो रहेगा आपका कॉपर का। अब एल्यूमिनियम ब्रोंज की बीयरिंग्स का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या है? सो एल्यूमिनियम ब्रोंज बीयरिंग्स आर यूज्ड फॉर हेवी ड्यूटी बीयरिंग सर्फेसेस, गियर्स के अंदर, प्रोपेलर हब्स के अंदर, ब्लेड्स बनाने में, पंप के पार्ट्स बनाने में, ड्राइंग और फॉर्मिंग डाइज बनाने में, और बियरिंग बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। सो अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बियरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बियरिंग बनाने में एल्यूमिनियम ब्रोंज का भी इस्तेमाल किया जाता है। हब या केसिंग किसे कहते हैं? जो मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को बताया था बॉल बियरिंग का एग्जाम्पल, तो वो जो रेस था ना, अपर रेस और लोअर रेस, ये अपर केस या लोअर केस, इसको क्या करते हैं, एक केस के अंदर पैक कर देते हैं। क्यों पैक करते हैं उसको, केसिंग क्यों प्रोवाइड की जाती है बियरिंग्स को? ताकि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो डस्ट पार्टिकल्स उसके ऊपर स्टिक ना हो, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए या तो ऑयलिंग कर रहे हैं या तो ग्रीसिंग कर रहे हैं। सो ऑयलिंग और ग्रीसिंग करने की वजह से जो सरफेस हो जाएगा वहाँ पे वो अधेसिव सरफेस हो जाएगा, और एटमॉस्फेरिक एयर में जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उसको वो अपने ऊपर स्टिक कर लेगा। सो उन सारी चीज़ों से बचाने के लिए और लुब्रिकेशन को लॉस होने से बचाने के लिए केसिंग प्रोवाइड की जाती है या हब्स बनाए जाते हैं। तो हब्स बनाने के लिए भी जो है यहाँ पर एल्यूमिनियम ब्रोंज का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो मेन हमारा टॉपिक है वो मेन टॉपिक के हिसाब से एल्यूमिनियम ब्रोंज का इस्तेमाल या एल्यूमिनियम ब्रोंज का जो मिक्सचर है, जो अलॉय है, वो सूटेबल है बियरिंग्स बनाने के लिए। देन नेक्स्ट टाइप की अगर हम अलॉय की बात करते हैं या नेक्स्ट टाइप के मटेरियल की बात करते हैं जो बियरिंग्स बनाने में यूज होता है, दैट इज एल्यूमिनियम बेस्ड बियरिंग अलॉयज। अब इस टाइप के अंदर क्या रहेगा, एल्यूमिनियम जो रहेगा वो डोमिनेंट प्रोपोर्शन में रहेगा, डोमिनेंट क्वांटिटी में रहेगा, जैसा कि इससे पहले वाले टाइप में हमने देखा था कॉपर बेस्ड, तो उसके अंदर कॉपर डोमिनेंट था। अब इस अलॉय में क्या रहेगा, एल्यूमिनियम डोमिनेंट रहेगा। अगेन इसमें भी जो है अलग अलग टाइप्स है, सब टाइप्स है इसके भी। कौन से सब टाइप्स है, देखो इसमें एक जो ग्रेड है, इसमें पहला जो ग्रेड है या पहला जो कंपोजिशन है उसके हिसाब से 7% टिन, 2.5% सिलिकॉन एंड रिमेनिंग एल्यूमिनियम होता है। दूसरे ग्रेड के हिसाब से या दूसरे मिक्सचर के हिसाब से उसमें 4% कैडमियम, 4% सिलिकॉन, और जो बचा हुआ हिस्सा रहेगा वो एल्यूमिनियम का रहेगा। देन थर्ड टाइप की अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर क्या रहता है, बैबिट मेटल और एल्यूमिनियम बेस्ड बियरिंग अलॉयज आर फार बेटर देन बैबिट मेटल। अभी बैबिट मेटल या वाइट मेटल सबसे पहला जो टाइप हमने देखा था यहाँ पे, इस वाले टाइप से एल्यूमिनियम बेस्ड अलॉयज आर फार बेटर, और इस वाले टाइप से भी कॉपर बेस्ड बियरिंग अलॉयज से भी ये अच्छा होता है। मतलब इससे पहले जो हमने दो टॉपिक्स या दो अलग अलग मिक्सचर्स या दो अलग अलग अलॉयज देखे थे, उन दोनों से अच्छा रिजल्ट किसका है, एल्यूमिनियम बेस्ड बियरिंग अलॉयज का रिजल्ट अच्छा होता है। अब ये तो हो गए, ये तीनों टाइप जो हो गए ये सब के सब हो गए मेटल बेस्ड। और मेटल क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है।
और नेचुरल रिसोर्स होने की वजह से वी आर लिमिटेड बिकॉज इट इज़ अवेलेबल इन द नेचर इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। तो इसको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा लार्जर स्केल के ऊपर हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। इसके प्राइजेस ज़्यादा हो जाते क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और नेचर के अंदर अवेलेबल कम है, इस वजह से इसके प्राइस ज़्यादा है, एक्सपेंसिव है। दीज आर द एक्सपेंसिव ऑप्शंस वी हैव। बट यहाँ पे अगर हम फोर्थ टाइप की बात करेंगे तो ये क्या है, आपका आर्टिफिशियल ऑप्शन है। इससे पहले की तीनों टाइप्स क्या थे, नेचुरल ऑप्शंस थे, जो नेचर की मदद से हमको मिले थे, ये नेचर से हमको मिले थे। बट फोर्थ टाइप क्या है, ये आपका आर्टिफिशियल ऑप्शन है या साइंटिफिक ऑप्शन है। इसको आप लेबोरेटरी में तैयार कर सकते हो एज पर यूर रिक्वायरमेंट, एज पर यूर कन्वीनियंस, और आपको जितना क्वांटिटी में चाहिए उतना आप इसको तैयार कर सकते हो। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं रहती। सो नॉन मेटेलिक बेरिंग मेटल्स किसको बोलेंगे, ऐसे मेटल्स जो पॉलीमर से बनाए जाते हैं। स्पेसिफिकली अगर पॉलीमर के भी अंदर हम देखेंगे PTFE टाइप, पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन टाइप से जो बनाए जाते हैं उसको नॉन मेटेलिक बेरिंग्स कहा जाता है। अब ये बेरिंग मेटल्स कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पर कम लोड अप्लाई होने वाला है। जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, आपके घर के अंदर जो स्लाइडिंग विंडोज है, तो उस विंडो के अलग अलग स्लाइडर्स के नीचे अगर आप देखोगे, वहाँ पे आपको रोलर्स देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे रोलर्स हैं वहाँ पे लगे हुए। उन रोलर्स के अंदर अगर आप बियरिंग ऑब्जर्व करोगे तो दोज बियरिंग्स आर मेड बाय द पॉलीमरिक मटेरियल। एंड स्पेसिफिकली अगर उसका नाम लिया जाएगा तो PTFE से बने हुए जो है वो बियरिंग हैं। PTFE स्टैंड फॉर द पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन। ये कुछ एक हद तक लोड को बर्दाश्त कर लेता है। अब जैसा स्लाइडिंग विंडो का जो लोड है, ओवरऑल लोड क्या रहता है, कम रहता है, तो उतना लोड वो सस्टेन कर लेता है आराम से। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और जहाँ पे भी लिमिटेड लोड अप्लाई होने वाला है, कम क्वांटिटी के अंदर लोड अप्लाई होने वाला है, उन जगहों पर रादर देन यूजिंग द मेटेलिक बेरिंग्स वी कैन ऑप्ट फॉर द पॉलीमरिक बेरिंग्स। अच्छा, क्या बेनिफिट होगा इससे, क्या फ़ायदा होगा हमको मेटल की बेरिंग इस्तेमाल ना करते हुए पॉलीमरिक बेरिंग इस्तेमाल करने से? सबसे पहला जो बेनिफिट होगा वो इकोनॉमिकल बेनिफिट होगा। मेटल्स आर एक्सपेंसिव, फार एक्सपेंसिव इन फैक्ट, एंड पॉलीमर्स आर सो चीप एंड रेडिली अवेलेबल इन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए, कितना भी आपको चाहिए उतना यहाँ से आप साइंटिफिक लेबोरेटरी से बनाकर ले सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स की वजह से अभी बहुत सारी जगहों पे नॉन मेटेलिक बियरिंग्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। PTFE bearings are used due to very low coefficient of friction and it is chemically inert as well as it have good stability at a higher temperature. अब PTFE सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है पॉलीमरिक मटेरियल के अंदर, दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास। कौन सा ऑप्शन है? वो है नायलॉन का। जैसा आप लोगों ने नायलॉन के रोप्स देखे होंगे, उसी तरीके से नायलॉन्स के बियरिंग्स भी तैयार किए जाते हैं। एंड नायलॉन का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो PTFE से भी जो है ज़्यादा है। उसी के साथ साथ कोरोजन रेजिस्टेंस भी जो है ज़्यादा है नायलॉन बियरिंग्स का। अब यहाँ पे दिक्कत सिर्फ एक ही है, पॉलीमरिक बेरिंग्स का लिमिटेशन या फिर रेस्ट्रिक्शन सिर्फ इतना ही है कि इसके ऊपर ज़्यादा लोड अप्लाई नहीं किया जा सकता और ज़्यादा हाई स्पीड के लिए ये डिज़ाइन नहीं किए गए। ज़्यादा हाई स्पीड जहाँ पे रोटेशनल मोशन अगर आती है, हाई RPM अगर कहीं पे है, तो उन एप्लीकेशंस में पॉलीमरिक बेयरिंग्स जो है सूटेबल नहीं होते हैं। और जहाँ पे ज़्यादा लोड होता है वहाँ पे पॉलीमरिक मटेरियल का एप्लीकेशन नहीं किया जा सकता है, वहाँ पे यूज़ नहीं किया जा सकता है। कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है? लो स्पीड या फिर मॉडरेट स्पीड के अंदर इसको अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी जगहों पे सूटेबल नहीं है पॉलीमरिक बेयरिंग्स।
तो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ बियरिंग्स के बारे में। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ बियरिंग मटेरियल्स। लीड बेस्ड, टिन बेस्ड, कॉपर लीड, सिल्वर bearings, tin bronze, grey cast iron, aluminum alloys. So these are the 7 different types of bearing materials, among which we had already discussed many of them. तो फिर से हम इसको रिपीट कर लेंगे एक मरतबा। देखो सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है, लीड बेस्ड बैबिट, जिसके कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो 80% तक लीड रहता है और 10% एंटीमनी रहेगा और 10% टिन रहेगा। देन टिन बेस्ड बेबिट की अगर हम बात करते हैं तो इसका कंपोजिशन की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर 90% टिन रहेगा, 5% एंटीमनी रहेगा, 5% कॉपर रहेगा। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो इट हैव बेटर प्रॉपर्टी, बेटर कोरोजन, वियर रेजिस्टेंस, कोरोजन रेजिस्टेंस, वियर रेजिस्टेंस आर बेटर एज कंपेयर टू द लीड बेस्ड बेबिट्स। बट जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जितने भी मेटेलिक बेयरिंग्स हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव रहते हैं, और उसमें भी जिन बेयरिंग्स में कॉपर का इस्तेमाल हो रहा है वो ज़्यादा ही कॉस्टली हो जाएंगे। सो टिन बेस्ड बेबिट के अंदर जो है कॉपर यूज़ हो रहा है, एंटीमनी यूज़ हो रहा है और टिन यूज़ हो रहा है, और तीनों कैसे है, लगभग एक्सपेंसिव ही है। इस वजह से ओवरऑल जो इस अलॉय का, इस मिक्सचर का, इस फार्मूला से जो बने हुए बियरिंग्स है उनका जो कॉस्ट होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ओवरऑल कॉस्ट। तो बहुत कम जगहों पर इसका यूज़ होता है। थर्ड जो टाइप है वो है कॉपर लीड अलॉय का। These alloys are extremely used in automotive and aircraft applications. They have generally manufactured as steel-backed bearings by casting or powder metallurgy technique. Now, what is powder metallurgy? देखो अलॉय बनाने के दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड तो ये है कि आप अलग अलग जो मेटल्स हैं उनको एक फर्नेस के अंदर डाल दो और उनको हीट करके मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर तक वहाँ पे टेम्परेचर को रेज कर दो, इंक्रीज कर दो, जिसकी वजह से सारे के सारे मेटल लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे, और देन फिर उसको सॉलिडिफाई कर दो। तो दिस इज वन टाइप ऑफ मेथड बाय विच वी कैन मेक द अलॉय। दूसरा जो मेथड है, सेकेंड वाले मेथड में क्या करते हैं हम लोग, सेकेंड वाले मेथड में अलग अलग मेटल्स को क्रश करके उसको पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और एक प्रोसेस है जिसका नाम है सिंटरिंग। सिंटरिंग प्रोसेस की मदद से क्या करते हैं, उसको कॉम्प्रेस करके किसी भी शेप के अंदर उसको डिफॉर्म किया जा सकता है, और सिंटरिंग प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद उसको फर्नेस पे रखा जाता है थोड़ी देर के लिए, बस सिर्फ रेड हॉट कंडीशन तक रीच करने के लिए। मेल्टिंग पॉइंट तक उसको हीट नहीं करेंगे, बस रेड हॉट कंडीशन या फिर लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर रीच करने तक जो है वहाँ पर उसको फर्नेस में रखा जाता है और हीट किया जाता है। तो ये दो अलग अलग मेथड से कोई भी अलॉय बनाने के लिए। सो ये कॉपर लीड अलॉय का जो मिक्सचर है इसको दोनों मेथड से तैयार किया जा सकता है। ये जो मिक्सचर है दोनों अलग अलग मेथड से भी या दोनों मेथड से बनाया जा सकता है। अब इसके अंदर 20 to 40% लीड रहता है और छोटी सी क्वांटिटी में, छोटे अमाउंट में जो है टिन रहता है। बचा हुआ जो हिस्सा है वो कॉपर रहेगा। ये हो गया आपका कॉपर लीड अलॉयज के बारे में। देन सिल्वर बियरिंग्स की अगर हम बात करते हैं, सिल्वर इज प्लेटेड विथ लीड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ सीजर। यूजुअली अ थिन कोटिंग ऑफ इंडियम is given to increase corrosion resistance of lead. It is used for heavy load like aircrafts. They have high fatigue strength, high corrosion resistance and excellent anti-seizing properties. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए
कोरोजन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, हेवी लोड्स को बियर करने के लिए सिल्वर की कोटिंग की जा रही है। लीड के साथ साथ सिल्वर की कोटिंग की जा रही है। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि एयरक्राफ्ट के जो लैंडिंग गियर्स होते हैं, जिसके ऊपर पूरे एयरक्राफ्ट का लोड आता है एट द टाइम ऑफ लैंडिंग, और जब भी जो एयरक्राफ्ट होता है वो जब भी ज़मीन पे ठहरा हुआ होता है तो उन्हीं गियर्स के ऊपर या उन्हीं व्हील्स के ऊपर जो है ठहरा हुआ होता है, तो उसके बियरिंग्स बनाने के लिए सिल्वर कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है अलॉन्ग विद द लीड। अब जिन लोगों को लैंडिंग गियर क्या होता है पता नहीं है, उनको लिए बता देता हूँ मैं यहाँ पर किस तरीके से नज़र आता है वो। सो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, पूरा आपका लैंडिंग गियर है। तो जब तक ये अर्थ के सरफेस के ऊपर है, अर्थ के ऊपर है, तब तक ये जो है बाहर निकला हुआ रहता है। इसके नीचे व्हील्स लगे हुए होते हैं और इसी से उसको सपोर्ट मिलता है, ये ग्रिप मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ कर लेता है तो ये जो लैंडिंग गियर है ये फोल्ड हो जाता है अंदर की तरफ, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है उसका, और ये क्या हो जाता है अंदर की तरफ बंद हो जाता है। तो जब भी एयरक्राफ्ट हवा में होता है, आसमान में होता है, स्काई में रहता है, तो ये लैंडिंग गियर्स आपको नज़र नहीं आएंगे, ये अंदर चला जाएगा। देखो ये जो ओपन स्पेस दिख रहा है ना, इसके इस पैसेज में चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, और एट द टाइम ऑफ लैंडिंग ये वापस ओपन हो जाता है। सो इस तरीके के जो अभी ये लैंडिंग गियर की अगर हम बात करते हैं, देखो ऐसे करके वो अंदर जा रहा है। हाइड्रोलिक सिलेंडर्स का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। इसने अभी टेक ऑफ कर लिया है। ये इसका जो कांटेक्ट है अर्थ के सरफेस के साथ ये ख़त्म हो गया है। तो क्या कर रहा है, लैंडिंग गियर्स को अंदर की तरफ ले रहा है, या लैंडिंग व्हील्स को जो है अंदर की तरफ ले रहा है। तो इनके अंदर जो बेयरिंग्स इस्तेमाल होते हैं उसके ऊपर जो लोड आता है बहुत हेवी लोड आता है, पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट का लोड रहेगा इसमें। और उतना लोड सस्टेन करने के लिए जो बेयरिंग का मटेरियल होना चाहिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। इसीलिए वहाँ पे जो यूज़ किया जा रहा है मटेरियल, वो कौन सा यूज़ किया जा रहा है, लीड का मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। लीड के साथ साथ वहाँ पे सिल्वर की प्लेटिंग की जा रही है। सिल्वर प्लेटिंग करने का क्या रीज़न है, ये तर्क क्या है उसका इस्तेमाल करने का। सिल्वर प्लेटिंग अगर हम करते हैं तो सीजरिंग मतलब क्या है, वहाँ पे स्टक होने का। जैसा मैंने आपको बताया था कि अपर रेस और लोअर रेस दो रेसेस होते हैं, उन दोनों रेसेस के बीच में एक पैसेज प्रोवाइड किया हुआ था जो बेयरिंग्स को मूवमेंट अलाउ करता है। उतने पैसेज के अंदर मूव होने के लिए एक पैसेज दिया हुआ है वहाँ पर बेयरिंग्स को। सो अगर उसके ऊपर बहुत हेवी लोड अगर पड़ जाता है और वो ओरिजिनल शेप से, स्पेरिकल शेप से कोई डिफॉर्म हो जाता है, कुछ और शेप में डिफॉर्म हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, सीजरिंग हो जाएगी, अटक जाएगा हमारा बॉल बेयरिंग्स, और स्टक हो गया, सीज हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पे रोटेशनल मोशन वहाँ पे नहीं होगी, और रोटेशनल मोशन नहीं होगी तो व्हील्स भी रोटेट नहीं होंगे फिर। सो इस तरीके के अनसर्टेनिटीज को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, उसको जितना भी लोड आ रहा है उसके ऊपर उसको सस्टेन करते आना चाहिए, उसको क्लियर करना चाहिए। उसीलिए यहाँ पे सिल्वर की कोटिंग प्रोवाइड की जा रही है। उसी के साथ साथ इंडियम की भी कोटिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, जो कोरोजन से रेजिस्ट करने का काम करता है, कोरोजन से उसको बचाता है लीड को। उसी के साथ साथ सिल्वर बेयरिंग के अंदर और एक प्रॉपर्टी है कि फटिक स्ट्रेंथ इसके अंदर ज़्यादा होती है। फटिक किसको बोलते हैं, फेलियर कॉज ड्यू टू रिपीटेड लोड। एक ही तरीके की फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी कंपोनेंट के ऊपर अगर अप्लाई होती रहती है, जिसकी वजह से उस कंपोनेंट का या उस ऑब्जेक्ट का फेलियर होता है, तो उस फेलियर को कहा जाएगा फटिक। फेलियर कॉज ड्यू टू फटिक, ड्यू टू रिपीटेड लोड, ड्यू टू कंटिन्यूअस लोड, रिपीटेटिव एक्शंस की वजह से होने वाला फेलियर। अब यहाँ पे अगर हम एयरक्राफ्ट की ही बात करते हैं तो इसमें आमतौर पे सेम टाइप का फोर्स अप्लाई होता है।
तो यहाँ पे जो फेलियर आएगा वो फटिग की वजह से ही आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे लीड, इंडियम और सिल्वर का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फटिग स्ट्रेंथ यहाँ पे उसकी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से फटिग फेलियर होने के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। इंडियम कोटिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से कोरोजन रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटी उसकी बढ़ रही है। सिल्वर कोटिंग इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से सीज होने की या अटकने की या स्टक होने की जो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, वो रिड्यूस हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिल्वर बियरिंग्स। देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ बियरिंग मटेरियल इज टिन ब्रॉन्ज। अगर इसके कंपोजिशन की हम बात करेंगे तो 10% फास्फोरस रहेगा इसमें, फास्फोरस ब्रॉन्ज एक्चुअली, या गन मेटल। 15% टिन ब्रॉन्ज रहेगा। ठीक है, अब ये कहां पे इस्तेमाल होते हैं टिन ब्रॉन्ज? जहां पे हेवी लोड आ रहा है। तो जैसा भी आपके जो है जो हेवी ड्यूटी व्हीकल्स है, जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ट्रक्स वगैरह, ये लग्जरी बसेस, पैसेंजर बसेस, उसके अंदर भी लोड, ओवरऑल वेट जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उन जगहों पे इस टाइप की बियरिंग्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अंदर टिन ब्रॉन्ज के अंदर क्या रहेगा? स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी, टफनेस ज़्यादा रहेगी, कोरोजन रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। उसी के साथ साथ मशीनेबिलिटी, ल्यूब्रिकेशन और अलाइनमेंट इसके अंदर रहता है। अब अलाइनमेंट किसको बोलते हैं? जिन लोगों के घर में 4 व्हीलर है उन लोगों ने यह टर्म सुना होगा, व्हील अलाइनमेंट। तो व्हील अलाइनमेंट किसे कहते हैं? जब भी आप स्टीयरिंग व्हील को छोड़ देते हैं और गाड़ी रनिंग में है, उसके बावजूद आपने क्या किया, स्टीयरिंग व्हील के ऊपर से हाथ हटा दिया है, तो गाड़ी आपकी स्ट्रेट चलनी चाहिए, एक डायरेक्शन में जानी चाहिए, किसी एक तरफ जो है वो टर्न नहीं लेना चाहिए वो। तो उसको कहते हैं हम अलाइनमेंट। अगेन फॉर दिस अलाइनमेंट वी रिक्वायर्स द बॉल बियरिंग्स। ठीक है, तो वहां पे जो बियरिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए जो मटेरियल रहे सूटेबल है वो है टिन ब्रॉन्ज। देन उसके बाद नेक्स्ट टाइप है हमारा ग्रे कास्ट आयरन। अब ग्रे कास्ट आयरन क्या है? कास्ट आयरन का एक टाइप है जिसके अंदर जो ग्राफाइट के फ्लेक्स होते हैं, कार्बन जो रहेगा ग्राफाइट फ्लेक्स के फॉर्म में रहेगा, और सेल्फ लुब्रिकेंट होता है ये। रेलवेज के अंदर और रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर्स के अंदर जो है इसका इस्तेमाल होता है ग्रे कास्ट आयरन का। सबसे मेन रीज़न ग्रे कास्ट आयरन का यूज़ करने का बेरिंग बनाने के लिए वो है कि वो सेल्फ लुब्रिकेंट है। सेल्फ लुब्रिकेंट किसको बोलते हैं? अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज सेल्फ लुब्रिकेंट। उससे पहले जो लास्ट टाइप बचा हुआ है बेरिंग मटेरियल का वो देख लेते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम अलॉय। एल्यूमिनियम अलॉय के अंदर टिन, कॉपर, निकल, आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीज, इस तरीके का जो है एलिमेंट्स मिल सकते हैं, इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर मिल सकते हैं, जो हाई लोड को सस्टेन कर सकते हैं, हाई स्पीड को सस्टेन कर सकते हैं, कोरोजन को रेजिस्ट कर सकते हैं, रिपीटेटिव फोर्सेस, रिपीटेटिव एक्शंस को सस्टेन कर सकते हैं, सीज नहीं होंगे। सीज कब नहीं होंगे? जब उसके शेप के अंदर कोई किसी किस्म का कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे उसके शेप के अंदर, तभी वो सीज नहीं होगा। कनेक्टिंग रॉड्स के अंदर, ऑटोमोबाइल की बियरिंग्स के अंदर, मेन बियरिंग्स जैसा क्रैंक शाफ्ट होगा, कैम शाफ्ट हो गया, उन जगहों पे एल्यूमिनियम अलॉयज की बियरिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है पोरस और सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज पोरोसिटी। पोरोसिटी किसको बोलते हैं? द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब
समथिंग इन इट। फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्ज देखा है ना आप लोगों ने, स्पॉन्ज। अब मान लीजिए उस स्पॉन्ज के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, हाफ गिलास वाटर डाल रहा हूं। स्पॉन्ज है मेरे पास, उसका साइज है मान लीजिए 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, उसकी विड्थ है 5 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगुलर शेप का मेरे पास एक स्पंज हो गया जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, विड्थ है 5 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर। तो इस स्पंज के ऊपर अगर मैं हाफ गिलास वाटर का डालूंगा तो क्या होगा? तो वाटर पूरा ऑब्जॉर्ब कर लेगा। यस, वेरी गुड। वो स्पॉन्ज क्या करेगा? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। और इसी एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी को कहा जाता है पोरोसिटी। इसी तरीके की कुछ एक जो है एबिलिटी होती है मेटल्स के अंदर भी, और जिन मेटल्स के अंदर ये एबिलिटी पाई जाती है उससे कहा जाता है पोरस मेटल्स। द मेटल्स विच एब्जॉर्ब्स द लुब्रिकेंट। अब यहाँ पे मेटल्स के अंदर क्या रहेगा? वाटर नहीं रहेगा। मेटल्स के अंदर क्या रहेगा? लुब्रिकेंट रहेगा। लुब्रिकेंट, लुब्रिकेशन ऑयल, ग्रीस, इस जो भी लुब्रिकेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और ऐसे टाइम में जब उसके ऊपर एक्सटेंसिव फोर्स अप्लाई हो जाती है या काफी दिनों से मेंटेनेंस नहीं किया गया उस पार्ट का, उस मशीन का, जिसकी वजह से उसकी जो आसपास की लुब्रिकेटिव लेयर थी ग्रीस की या ऑयल की, वो वैनिश हो गई है। तो ऐसे टाइम में वो क्या करेगा? अपने अंदर का जो ऑयल है उसको रिलीज करेगा बाहर और एक लुब्रिकेशन लेयर तैयार करेगा जिसकी वजह से फ्रिक्शन को मिनिमाइज किया जा सकता है, फ्रिक्शनल इफेक्ट्स को रिड्यूस किया जा सकता है, फ्रिक्शनल हीट को मिनिमाइज किया जा सकता है। और ऐसे ही मेटल्स का सिलेक्शन किया जाता है फॉर मेकिंग द बियरिंग्स विच हैव पोरस प्रॉपर्टी। और जिन मेटल्स के अंदर पोरोसिटी होती है उनको कहा जाता है सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग्स। दे आर सेल्फ सफिशिएंट फॉर लुब्रिकेशन। अब ये कैसे बनता है पोरस या सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग्स? They are made from the fine metallic powders by powder metallurgy. So again यहाँ पे टर्म आया है पाउडर मेटलर्जी। सो पाउडर मेटलर्जी के बारे में 6 चैप्टर के अंदर हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो पाउडर मेटलर्जी के अंदर जो है एक प्रोसेस है सिंटरिंग, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया है कैसे होता है। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर के अंदर। तो ये बनाए कैसे जाते हैं? अभी यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर या इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हमको क्या समझने की ज़रूरत है कि पोरस और सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग्स किस तरीके से बनाई जा रही है? पाउडर मेटलर्जी के टेक्निक के थ्रू बनाई जा रही है, प्रेसिंग और सिंटरिंग। और वो इंडिपेंडेंट है लुब्रिकेशन के लिए, वो लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। अगर लुब्रिकेटिंग ऑयल अगर आप नहीं भी डालोगे तो वो अपने आप से जो है कुछ दिन संभाल सकता है लुब्रिकेशन को। कितना लुब्रिकेशन जो है लुब्रिकेटिंग ऑयल वो अपने अंदर होल्ड करके रख सकता है? 40% तक, जिसकी वजह से वहां पे फ्रिक्शन बहुत रिड्यूस हो जाता है। सो हमेशा आप लोग आपके माइंड में रखिए ये पॉइंट के बियरिंग के अंदर सेल्फ लुब्रिकेशन की प्रॉपर्टी होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ मैंडेटरी दैट बेयरिंग शुड हैव सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी इन इट। और बेयरिंग के अंदर सेल्फ लुब्रिकेशन की प्रॉपर्टी कब आएगी? जब वो मटेरियल जो बेयरिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उसके अंदर पोरोसिटी रहेगी या पोरस रहेगा मटेरियल। जब तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मेटल्स ही पोरस होते हैं।
नॉन मेटल्स भी पोरस होते हैं, जैसा हम लोगों ने नॉन मेटेलिक मटेरियल्स की बेरिंग्स भी देखे ना, पॉलीमेरिक बेरिंग्स के बारे में भी देखा है, तो पॉलीमेरिक बेरिंग्स के अंदर भी पोरोसिटी होती है। अब पोरोसिटी होने का या सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेरिंग होने का बेनिफिट क्या होता है? लुब्रिकेशन कुछ समय बाद भी करते हैं, लेट से इसका मेंटेनेंस करते हैं। मेंटेनेंस का जो टाइम है यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, बॉन्डेड नहीं रहेगी। मेंटेनेंस का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने मेंटेनेंस का कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं पोरस मटेरियल्स का इस्तेमाल करके। और हीट भी बहुत कम प्रोड्यूस होगी पोरस मटेरियल्स का अगर हम यूज़ करते हैं तो, फ्रिक्शन कम होने की वजह से। फ्रिक्शन कम होगा तो वियर एंड टियर भी कम होगा। इन शॉर्ट ओवरऑल जो लाइफ है बियरिंग्स की वो इंक्रीज हो जाएगी इफ़ वी go for the porous materials for making the bearings. These porous bearings, when impregnated with oil, possesses the property known as self lubrication. In such bearings, during operation, the oil held in the voids gradually comes out and forms a lubricating film on the working surface. When the bearing is stopped and allowed to cool down the oil, when oil is partially sucked back into the voids, the consumption of oil in self-lubricating bearings is much less as compared to the conventional bearings. They are generally made of copper and iron based powders. तो सोक और रिलीज करने का काम जो है यहाँ पे होता है। In short, we desire or we want the self lubricating material for making the bearings. Then इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा डिजायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द बेयरिंग मटेरियल्स। इसमें से बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा वक्त हमको नहीं लगेगा। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, इफ द बेयरिंग मटेरियल possesses the sufficient mechanical properties and if a proper film of lubrication is maintained at all the times between the bearing surfaces, there will not be any problem or life of the bearing will be more. But on the other hand, if the lubrication is not sufficient, then the metal to metal contact occurs. Then the seizure of bearing, burning out or excessive wear due to high frictional resistance occurs. Then a bearing material should possess the following properties to make the bearing to function satisfactorily or a proper bearing material as a proper bearing material. तो सबसे पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम इसमें बात करते हैं तो किस तरीके की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ इसमें होनी चाहिए एक आइडियल बेयरिंग मटेरियल के अंदर। It should have good compressive strength so that it will not squeeze मतलब दब जाना, squeeze out under pressure of heavy loads. The temperature of bearing may increase due to friction, but it should maintain its compressive strength at high temperatures. तो सबसे पहला है कि उसकी जो compressive strength है वो heavy load पर या high temperature के ऊपर भी जो है डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, वो मेंटेन रहनी चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पे, a bearing material should have a high hardness and wear resistance to provide a longer life of the bearing, but the hardness should not be more than that of shaft, otherwise the wear of shaft will be excessive. तो यहाँ पे बेयरिंग शाफ्ट के साथ ऑब्वियसली कनेक्ट रहेगी, तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है हमको कि हार्डनेस जो है ज़्यादा होनी चाहिए, बट इतनी भी ज़्यादा नहीं हो जानी चाहिए कि शाफ्ट से ज़्यादा वो हार्ड हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा वहाँ पे वियर होने लगेगा शाफ्ट का, जो हमको नहीं चाहिए। देन थर्ड पॉइंट की अगर यहाँ पे बात करते हैं, थर्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इट शुड हैव सफिशिएंट प्लास्टिसिटी एंड डिफॉर्मेबिलिटी to account for the following two things. Many times shaft deflection causes heavy pressure on bearings. This leads to rupture of oil film and seizure it in the end area. If the bearing material has ability to yield sufficiently to take care of misalignment and withstand shock,
Without cracking, the trouble will not develop. The second point is it should have ability to deform enough to embed abrasive particles without seizure and present excessive scrolling and wear of the journal. Next mechanical property क्या चाहिए हमको? A bearing is simultaneously subjected to both wear and fatigue. The fatigue life of a bearing is most important characteristics for conditions of alternating load. So these are the 4 different desirable properties, in fact mechanical properties, which we do require in the material of bearing. इसमें वही सारे पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं कि हेवी लोड अगर आ जाता है तो वो उसके अंदर जो है डिफॉर्मेशन किसी टाइप का नहीं आना चाहिए, या फिर हाई टेम्परेचर वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए. अगर प्रोड्यूस हो जाता है तो उसको विदस्टैंड करते आना चाहिए, उसको सस्टेन करते आना चाहिए, और उसके शेप के अंदर कोई किसी टाइप की जो है डिफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए बेरिंग के अंदर. शॉक्स वगैरह को जो है वो सस्टेन करना चाहिए, रेजिस्ट करना चाहिए. सीजरिंग उसके अंदर नहीं होना चाहिए और स्मूथ सरफेस होना चाहिए. बस ये जो है उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. देन एंटी सीजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एंटी सीजर किसको बोल रहे हैं हम लोग? सीज होना मतलब क्या होना? स्टक हो जाना, अटक जाना. तो एंटी सीजर क्या है? स्टक नहीं होना चाहिए. आपकी बियरिंग जो है, बॉल्स जो है स्टक नहीं होनी चाहिए. किसमें? जो पैसेज प्रोवाइड किया गया है लोअर रेस और अपर रेस के बीच वाला जो पैसेज है उसके अंदर स्टक नहीं होना चाहिए. सो एंटी सीजर कैरेक्टरिस्टिक is a very important property of the bearing. There is no problem if the journal always run on an oil film. ऑयल फिल्म रहेगी तो वहाँ पे तो दोनों सरफेसेस के बीच में एक थिन लेयर रहेगी ऑयल की, लुब्रिकेंट की, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा. फ्रिक्शन ना होने की वजह से वहाँ पे हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस नहीं होगा, और हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस नहीं होने की वजह से उसके शेप के अंदर, बॉल्स के शेप्स के अंदर जो है डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, और शेप में डिफॉर्मेशन नहीं आने की वजह से वहाँ पे सीजरिंग नहीं होगी. तो इस तरीके से ये सारा इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ. बट अंडर सर्टेन कंडीशंस लाइक स्टार्टिंग, स्टॉपिंग हेवी लोड, high surface speed or shaft deflection, the oil film is not established uniformly. तो कुछ रीजंस की वजह से यहाँ पे जो ऑयल फिल्म वैनिश हो सकती है या थिन पड़ सकती है. तो उस केस में क्या करना पड़ेगा हमको? व्हेन द मेटल रब अगेंस्ट ईच अदर, heat is generated raising the surface temperature. Ultimately the temperature becomes high enough to cause intermittent welding of the metals. चिपक जाएंगे एक दूसरे के साथ, वो वेल्ड हो जाएंगे. If the energy produced in the journal is sufficient, the welded joints are torn apart. The bearing and the journal are said to have been scored. If the welding is severe, the machine will stop and it is said to be seizure. Certain metals withstand under above extreme conditions and said to have superior anti-friction quality. Some metals in the order of decreasing anti-seizure qualities are tin babbitt, lead babbitt, aluminum alloys, copper lead alloys, lead bronze, and silver and bronze. So these are the different types of problems and the solutions available. Then उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी की बात करते हैं. So the bearing material should possess good thermal conductivity so that the dissipation of the heat at a higher pace can occur. जितना भी फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हो गया है वो तुरंत ही क्या करेगा? एटमॉस्फेरिक एयर को ट्रांसफर कर देगा अगर उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तब. इसीलिए एक आइडल बेरिंग मटेरियल के अंदर थर्मल कंडक्टिविटी कभी भी ज़्यादा होनी चाहिए. रेजिस्टेंस टू करोजन.
करोजन होना नहीं चाहिए उसके अंदर। करोजन ना होने के लिए हमने क्या किया, अलॉइंग एजेंट्स उस हिसाब से डाले हैं, उसके अंदर लुब्रिकेशन लेयर भी प्रोवाइड कर दी है करोजन ना होने के लिए। सो अ बेयरिंग मटेरियल शुड हैव हाई रेजिस्टेंस टू करोजन। मेनी टाइम्स द बेयरिंग फेल ड्यू टू करोजन ईदर फ्रॉम द लुब्रिकेंट और फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद अदर मीडिया कॉजिंग करोजन। जैसा पानी वगैरह है, वाटर है, या दूसरा कोई केमिकल है जिसकी वजह से करोजन हो सकता है, उससे उसको क्या करना है, बचाना है। उसको बचाए रखने के लिए वहाँ पे लुब्रिकेशन ऑयल या लुब्रिकेंट जो रहेगा वो एक प्रोटेक्टिव लेयर वहाँ पे फॉर्म करके रखेगा, जिसकी वजह से करोजन को रिड्यूस किया जा सकता है एट अ ग्रेटर एक्सटेंट। देन उसके बाद ऑयल रिटेंशन एंड फैब्रिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, लास्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं इसमें, लास्ट बट वन प्रॉपर्टी एक्चुअली, the bearing should be able to retain oil to prevent metal to metal contact. In addition to this, the bearing material should have good casting property and it should be easily workable. तो यहाँ पे जो है पोरोसिटी का फैक्टर काम करता है ऑयल रिटेंशन के लिए। देन लास्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे, metallurgical structure. From the above properties, it is to be understood that a bearing material should possess contradictory combination of mechanical properties in metallurgy. It is achieved by control of structure of material. Most of the bearing materials have duplex structure consisting of hard crystal embedded in a relatively soft matrix. The hard crystals would support the load and resist wear, whereas the softer matrix would yield under the high pressure until the bearing face conformed to the shaft over its whole surface. So these are the different properties of the bearing, or these properties are required in the bearing material. Thanks for watching the video. That's it for today. I will be back with new and interesting contents in the next video. Till then, take care and goodbye. Do not forget to hit subscribe button for getting notified when I will be back with new videos.